हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट? जो हमारा 250 डेज यूट्यूब प्लान चल रहा है उसमें हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था। कैलकुलस को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। जो हमारा लास्ट पार्ट है कैलकुलस का, जिसको आज हम कंक्लूड करने वाले हैं, उस पार्ट का नाम था वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में हमने सबसे पहले क्या क्या सीखा है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने सीखा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर। उसके बाद हमने डायवर्जेंस सीखा, फिर ग्रेडियंट सीखा, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव सीखा। आज हमारा लास्ट लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस का। इसमें सारे मैंने ऑलमोस्ट प्रॉब्लम कवर कर दिए। फिर हमने एक प्रॉब्लम किया था लाइन इंटीग्रल का। तो उसमें हमने क्या किया, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर हमने डिफाइन किया था, dl dx x कैप प्लस dy इंटू y कैप प्लस dz इंटू z कैप। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसको हम क्यों यूज कर सकते हैं, व्हाई डू वी यूज पैरामीटराइजेशन और व्हाई डू वी नीड पैरामीटराइजेशन, इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन में पूछा है, ये है क्वेश्चन 2016 का। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है द लाइन इंटीग्रल, हमने लाइन इंटीग्रल ऑलरेडी पढ़ लिया, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dl, वेक्टर f डॉट वेक्टर dl। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड f, यहां पे ये वेक्टर फील्ड f दिया हुआ है, डेट इज 5xz i कैप प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y इंटू j कैप प्लस x स्क्वायर z इंटू k कैप। The line integral of the vector field f, this vector has been given along a path from, और पाथ दिया हुआ है, पाथ फ्रॉम 0 0 0 0 0 0 टू 1 1 1 पैरामीटराइज्ड। यहां पे क्या किया है, इस पाथ को पैरामीटराइज्ड किया गया है। इसका क्या मतलब है वो हम थोड़ा देखेंगे। पैरामीटराइज्ड बाय टी स्क्वायर, टी इज डैश। हमें यहां पे लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है इसका। क्वेश्चन नंबर ये अपना है, क्वेश्चन नंबर है 13। इसका हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। तो लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, देखो क्या पूछा है, इस वेक्टर फील्ड, इसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग द पाथ 0 0 0 टू 1 1 1, और पाथ को क्या किया है, पैरामीटराइज्ड बाय टी स्क्वायर टी। अभी बात आती है कि पैरामीटराइज्ड क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हमने कैलकुलस, हम जब कैलकुलस, व्हेन वी बिगिन द कैलकुलस, व्हेन वी बिगिन अवर कैलकुलस, तो कैलकुलस में हम क्या लिखते हैं, फंक्शंस को ऐसे लिखते हैं, x इज फंक्शन ऑफ y और y इज फंक्शन ऑफ x। तभी हम सॉल्व कर पाते हैं। कंटिन्यूटी चेक करनी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक। अभी सिंगल वेरिएबल कैलकुलस की बात कर रहे हैं, तो मल्टी वेरिएबल की नहीं। तो हम जब डिस्कस करते हैं, तो जब भी इंटीग्रेशन लेना हो, डिफरेंशिएशन लेना हो, तो कर्व को क्या मींस, कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ता है पहले, या कोई कर्व हो, जैसे कि y इज इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन और y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला, इस टाइप के कर्व्स को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। फिर हम उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, या एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स फाइंड करते हैं, या डबल इंटीग्रल्स करते हैं, या ट्रिपल इंटीग्रल्स। ये बात हो गई क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं, कुछ ऐसे कर्व्स होते हैं जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। एक इक्वेशन से या एक फंक्शन से उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। देखो कैसे, इसका हम अभी एग्जांपल देते हैं। सपोज मेरे पास सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे अभी इस टाइप का फंक्शन बनाना है या इस टाइप का फंक्शन बनाना है, तो कैसे बना सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपना एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस क्या है इसका, आर। रेडियस क्या है, आर। तो यहां पे ये सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, इसका अपना सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है आर। तो यहां पे हम लिख देंगे 0 0 और इसका रेडियस है आर। ओके,
तो अभी x, मुझे सर्कल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स, मैंने फंक्शन बनाया x का एज अ फंक्शन ऑफ y, एज अ फंक्शन ऑफ y। तो x को कैसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी यहां पे देखो x जब पॉजिटिव है, x जब पॉजिटिव है मींस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके लिए x पॉजिटिव होगा। जब x पॉजिटिव है तो सर्कल का कौन सा पोर्शन कवर हो रहा है, राइट वाला। जब x नेगेटिव है तो सर्कल का कौन सा सेक्शन कवर हो रहा है, लेफ्ट वाला। मींस मुझे सर्कल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो दोनों इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसी को y के फॉर्म में लिख सकते हैं। y के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो y के फॉर्म में क्या होगा, जब y पॉजिटिव होगा तो सर्कल का अपर सेक्शन कवर होगा, जब y नेगेटिव होगा तो सर्कल का लोअर सेक्शन कवर होगा। मतलब सर्कल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो दोनों पार्ट, ये मुझे दोनों इक्वेशन कंसीडर करने पड़ेंगे। ओके, यहां तक बात ठीक है। सपोज मुझे, मतलब सिर्फ सपोज मैं y के फॉर्म में बनाता हूं फंक्शन, और सिर्फ मैं जो ऊपर वाला सेक्शन है उसी में इंटरेस्टेड हूं, या ये जो 1/4 पार्ट है उसी में ही इंटरेस्टेड हूं, तो मैं वही पॉइंट कंसीडर करूंगा यहां पे। लेकिन उस टाइम में भी, सिर्फ सपोज मैं अपर पार्ट में इंटरेस्टेड हूं, उस टाइम पे भी इस फंक्शन के साथ डील करना जो कि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है, फिर अंदर जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनके साथ डील करना, इनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ही क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, थोड़ा लेंथी होता है। ओके, तो इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम करेंगे x को किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, और y को भी सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। कैसे, देखो सपोज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। अभी ये सर्कल है, ये सर्कल को एज इट इज रखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, लेट अस डिफाइन and third variable t। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x को t का फंक्शन बनाएंगे और y को भी किसका फंक्शन बनाएंगे, t का फंक्शन बनाएंगे। तो वो जो सर्कल वाला इक्वेशन है उसमें पूरा जो फंक्शन बनेगा किसके फॉर्म में बनेगा फंक्शन, सिंपली t के फॉर्म में। उसके साथ डील करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही इजी। तो कोई भी इंटीग्रेशन में सर्कल का प्रॉब्लम हो वहां पे हम क्या लेंगे, पैरामीटराइजेशन। इसको बोलते हैं पैरामीटराइजेशन, क्योंकि मैंने एक थर्ड पैरामीटर लिया, ऐसे बोलो वेरिएबल, या मैंने क्या लिया, एक t है वो एक पैरामीटर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। वो जनरली जो स्टैंडर्ड नोटेशन यूज होता है t डज नॉट मीन टाइम। अभी देखो सर्कल के लिए मुझे यूज करना है, तो सर्कल के लिए सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या मैं x को t का फंक्शन बना सकता हूं, x, और अभी जब भी पैरामीटराइजेशन लेते हैं तो कर्व देखना पड़ेगा कौन से कर्व के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और वो पैरामीटराइजेशन इक्वेशन उस कर्व को सेटिस्फाई करने चाहिए। सपोज मैंने x लिया जैसे कि r cos t, y लिया r sin t। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। मैंने क्या लिया, x को लिया r cos t, y को लिया r sin t। ओके, तो यहां पे x को रखो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y को रखो r स्क्वायर sin स्क्वायर t, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा r स्क्वायर। मतलब अगर सर्कल को मुझे पैरामीटराइज करना है, या सर्कल कोई भी प्रॉब्लम हो इंटीग्रल का, अगर सर्कल है उसमें अगर वो सॉल्व करना है तो मैं क्या ले सकता हूं, x को r cos t, y को r sin t ले सकता हूं। लेकिन अभी यहां पे बात आती है कि t की रेंज क्या होगी, t की रेंज क्या होगी। जैसे यहां पे x और y की रेंज है कितनी, यहां पे आएगा x माइनस r0 और यहां पे आएगा r0। तो x कहां से कहां चेंज होगा, माइनस r से r तक, और y कहां से कहां तक चेंज होगा, माइनस r से प्लस r तक। ऐसे t की वैल्यू क्या होगी, एक बात याद रखनी है, जो ओरिजिनल कर्व है t पैरामीटराइजेशन ऐसे करना है कर्व का कि सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। t की रेंज ऐसी रखनी है कि सारे के सारे उस कर्व के पॉइंट कवर हो जाए। तो कैसे हो सकता है, देखो हम तो t की वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे, सारे के सारे अगर सर्कल के पॉइंट्स कवर करने हैं तो यहाँ पे हम जब खड़े हैं तो क्या होगा, थीटा 0 होगा, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π। मींस t की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, t की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें
0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। जब t 0 होगा तो x 0 y 0 मीन्स हम इस पॉइंट पे हैं। जब t पाई बाय 2 होगा तो हम इस पॉइंट पे होंगे। जब t पाई होगा तो इस पॉइंट पे होंगे, t 3 पाई बाय 2 होगा इस पॉइंट पे होंगे, t 2 पाई होगा इस पॉइंट पे होंगे। और उन दोनों के बीच में हम जब सारे एंगल्स लेंगे तो सपोज 0 से पाई बाय 2 के बीच में मैं कुछ t ले रहा हूं तो मुझे कुछ इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट मिलेगी। सिमिलरली इन दोनों के बीच में कोई भी मैं t लूंगा, पाई से पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो मुझे ये जो सेक्शन है, सपोज मैं इनको नाम दे देता हूं a b c d। तो अगर मैं एंगल t को चेंज करूंगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच में t की कोई भी वैल्यू लूंगा तो a और b के बीच में कोई पॉइंट मिलेगी। सिमिलरली t की अगर वैल्यू लूंगा पाई बाय 2 से पाई तक, पाई बाय के बीच में, तो b और c के बीच में कोई पॉइंट मिलेगा सर्कल पे। सिमिलरली पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में t की वैल्यू लूंगा तो c और d के बीच में कोई पॉइंट मिलेगा सर्कल पे। और d से a तक अगर मैं लूंगा, d से a तक अगर मींस 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक t की कोई उन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लूंगा, t की वैल्यू लूंगा तो मुझे पॉइंट मिलेगा कहां पे, a और d के बीच पे। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? ओके, ये हो गया पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व इन केस ऑफ सर्कल। t की रेंज ऐसे निकालनी है ताकि उस ओरिजिनल कर्व की सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाए, कवर हो जाए। ये सिंपली इंट्रोडक्शन था कि हमें पैरामीटराइजेशन, ये इसको बोलते हैं t को पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं न्यू पैरामीटर। इससे टर्म निकला पैरामीटराइजेशन, इसको क्या मिला, पैरामीटराइजेशन। और जो t की डिफरेंट वैल्यूज रख के हमें कर्व मिल रहा है उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कर्व। ओके, ये बात हो गई क्लियर? यहां पे हमने ये t की डिस्कस कर लिया। अभी सिमिलरली इसको यहां पे हमें पॉइंट आउट करना है, इसको प्रॉब्लम यहां पे कैसे डील करना है इस प्रॉब्लम में। तो देखते हैं कैसे डील करना है। ये जैसे कि t, तो t की डिफरेंट हमने वैल्यूज रखी और हमें एक कर्व मिला, उसको बोलते हैं पैरामीटराइजेशन कर्व। ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए, इसको क्या बोलेंगे, पैरामीटराइजेशन कर्व। ओके, तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे, अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है, x को t का कोई भी कर्व दिया हो, x और y को t के फॉर्म में ऐसे लिखना है ताकि वो कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई हो। दूसरा, t की वैल्यू ऐसी बनानी है ताकि जो ओरिजिनल कर्व था उसके सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। ये होता है पैरामीटराइजेशन कर्व। वो जो कर्व मिला t की डिफरेंट वैल्यूज रख के, वो क्या मिला, पैरामीटराइजेशन कर्व। ये बात हो गई। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे कि अभी इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। तो लाइन इंटीग्रल की फॉर्मूला क्या होती है, f डॉट dl। f डॉट dl ये हमने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं f डॉट dl। तो f का जो x कंपोनेंट होगा phi xz इंटू dx आ जाएगा, प्लस 3, इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड किया था अगर आपको कुछ डाउट है तो, प्लस x स्क्वायर z इंटू dz। सिंपली हमें क्या करना है, जब लाइन इंटीग्रल लगाना है तो लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है तो x वाला कंपोनेंट है वेक्टर फील्ड का f का, उसके साथ dx लगा दो। y वाला कंपोनेंट j कंपोनेंट है उसके साथ dy लगा दो। जो z कंपोनेंट है उसके साथ क्या लगा दो, dz लगा दो, उसके साथ dz लगा दो। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? अभी यहां पे देखो कर्व कहां से कहां हमें पाथ लेना है, 0 0 0 से 1 1 1 तक, लेकिन उसको पैरामीटराइज्ड किया गया है किससे, t स्क्वायर और t से। इसका मतलब ये ऐसा, जैसे कि पैरामीटर यहां पे 3 पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z, फिर उसको जब पैरामीटराइज्ड कर दिया तो क्या लेना है हमें, t स्क्वायर और t। इसका मतलब x की जगह में क्या रखना है, t रखना है, y की जगह में क्या रखना है, t स्क्वायर रखना है, z की जगह क्या रखना है, t रखना है। विच इंप्लाइज x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx बाय dt, और t का विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1। इसका मतलब क्या होगा, dx इज इक्वल टू dt। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, dy इज इक्वल टू 2t dt, और यहां पे क्या होगा, dz इज इक्वल टू dt, dz इज इक्वल टू dt। ये सिंपली हम अभी देखो इसका एडवांटेज क्या हुआ, पैरामीटराइजेशन का एडवांटेज यहां पे दिख रहा है कि 3 अलग अलग वेरिएबल थे, उससे अच्छा हमने क्या कर दिया, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, पूरा इक्वेशन t के फॉर्म में। अभी बात आती है कि यहाँ पे x y z की लिमिट दी हुई है, x y z की लोअर लिमिट दी हुई है, x y z की अपर लिमिट दी हुई है, बेस्ड ऑन द पाथ वेयर वी हैव टू टेक द लाइन इंटीग्रल। उसी का हेल्प लेके हम क्या लेंगे, t का
लिमिट्स निकालेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में पूरा t वेरिएबल आएगा तो t की लिमिट्स भी चाहिए। तो देखो t की लिमिट्स कोई भी एक वेरिएबल पकड़ो, उससे t की लिमिट्स निकाल दो, कोई बात नहीं है। जैसे कि यहां पे देखो x इज इक्वल टू t है, तो जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x 1 होगा तो t 1 होगा। when x इज इक्वल टू 0 तो उस टाइम t क्या होगा 0। when x इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज t भी क्या होगा 1। और सिमिलरली और t की रेंज ऐसी होनी चाहिए कि तीनों वेरिएबल्स के लिए वो सेटिस्फाई करे। अभी देखो z के लिए भी वो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि जब y के लिए y जब 0 होगा तो t 0 होगा, जब y 1 होगा तो t स्क्वायर 1 है, मतलब t प्लस माइनस 1, t प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी, लेकिन हमें प्लस 1 ही कंसीडर करना है, क्योंकि अगर माइनस 1 लेंगे तो वो x की रेंज के लिए वो t की रेंज सेटिस्फाई नहीं होगी। z के लिए भी सिमिलरली t, तो जब z 0 होगा t 0 होगा, जब z 1 होगा t 1 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x लिया और t की रेंज निकाल ली, ओके। और दूसरी ट्रिक ऐसा भी बोल सकता हूं, जो स्क्वायर वाला टर्म हो पैरामीटराइजेशन में उसकी रेंज मत लेना, सिंपल जिसपे स्क्वायर नहीं हो सिंगल पावर टर्म हो उसकी रेंज कंसीडर करना, ओके। तो यहां पे इतना हमने कर लिया, अभी देखो क्या करना है, और यहां पे ये सब कर लिया, अभी सिंपली क्या करना है, ये सब चीजों को इस लाइन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है और हमें पैरामीटराइजेशन फाइंड करना है, ओके। तो यहां पे देखो, यहां पे सिंपल हमें उधर सब्स्टिट्यूट करना है चीजों को, कैसे करेंगे, उस इंटीग्रल को हम नाम दे देते हैं i इज इक्वल टू t की लिमिट क्या है 0 to 1 phi x z dx की जगह पे क्या आएगा dt आएगा, ओके। phi x z 5 इंटू x क्या है अपना t है, x से t, और z क्या है, z भी t है भाई, प्लस dx क्या है dt प्लस 3x स्क्वायर, x क्या है अपना t मींस 3t स्क्वायर, प्लस 2y क्या है t स्क्वायर 2t स्क्वायर इंटू dy क्या है अपना 2t dy क्या है 2t dt, प्लस यहां पे हम कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लस यहां पे कैसे करना है इसको, प्लस कौन सा टर्म आ गया एक्स स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, एक्स स्क्वायर अपना क्या है टी स्क्वायर और z क्या है t मींस डॉट t इंटू dz क्या है dt, dz क्या है dt, ये सिंपली अभी dt सब जगह से कॉमन निकालो, 0 to 1 ये आ गया अपना dt, यहां से कॉमन यहां से कॉमन यहां से कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे phi t स्क्वायर प्लस phi t स्क्वायर, ये क्या ये भी phi t स्क्वायर है 5t स्क्वायर इंटू 2t प्लस t क्यूब, और ये पूरा आ गया dt, ये क्या आ गया dt, इसको आगे रखेंगे 0 to 1, ये क्या आ गया 5t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10t क्यूब प्लस t क्यूब, आगे भी है तो ये हो जाएगा 11t क्यूब, ये एडिशन की साइन हट गई और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा dt, सिंपल। अभी ये तो सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन करना है जो कैलकुलस 1 में पढ़ते थे, कैसे करेंगे इसको, सिंपल t स्क्वायर का क्या होगा t क्यूब बाय t क्यूब का क्या होगा t टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4, सिंपल वो इंटीग्रेशन करना है और लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स उसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो देखो कैसे 5t स्क्वायर का क्या होगा वो इंटीग्रेशन 5 इंटू टी क्यूब बाय 3, इसका कहां से कहां तक 0 से 1 तक, लोअर लिमिट 0 अपर 11 इंटू टी टू द पावर 4 बाय 4, इसका कहां से लेना है 0 से 1 तक, ये हो गया 5 इंटू 1 बाय 3 क्योंकि t 0 के लिए टर्म 0 प्लस 11 इंटू 1 बाय 4, सिंपल ये सोल्व हो गया। अभी इसको सोल्व करना है तो कैसे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, डेट इज 5 बाय 3 डेट इज 1.66 प्लस 11 बाय 4 डेट इज 4.4167, डेट इज 4.4167, ये आ गया अपना लाइन इंटीग्रल f डॉट dl, ये हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड कर लिया, किसका, जो वेक्टर फील्ड दिया हुआ था उसका, और फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1 पाथ, लेकिन उस पाथ को किससे कर दिया, उन्होंने पैरामीटराइज्ड कर दिया t स्क्वायर t से, तो x की जगह t लिया, y की जगह t स्क्वायर लिया, z की जगह हमने क्या लिया स्टूडेंट्स t लिया,
फिर मैंने क्या बोला, किसी भी एक वेरिएबल को लेके हम t की रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन वो तीनों वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए t हम -1 कंसीडर नहीं करेंगे। और हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया पैरामीटराइजेशन क्यों कर सकते हैं, और हमने पैरामीटराइजेशन फिर जो t की डिफरेंट वैल्यूज लेके जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं पैरामीटराइजेशन कर्व। ये बात हो गई, समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि पैरामीटराइजेशन के प्रॉब्लम कैसे फाइंड करने, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही जाना है, बस रेंज निकालनी है टी की, डेट सेट। और इस क्वेश्चन से ये भी कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स थे, dx, dy, dz, और आई वुड लाइक टू से x, y, z, लेकिन उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पूरे टी में, तो वो इंटीग्रेशन इजी। तो ये जो है पैरामीटराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ये कुछ मतलब हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ हम इंटीग्रेशंस को कुछ मींस कुछ चेंज करके कुछ नहीं कर रहे हैं, मींस कि हमने रीजन चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ टेक्निक से टू मेक दी कैलकुलेशन इजी। जैसे कि हम डबल इंटीग्रल्स में पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे क्या किया, चेंज ऑफ वेरिएबल से जिस डबल इंटीग्रल लेना होता है जिस रीजन के अक्रॉस, वो रीजन क्या बन रहा था, इजी बन रहा है, नाइस रीजन, जिससे डील करना बहुत इजी है, डेट इज नाइसर रीजन। और दूसरा जहां पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने सारे डबल इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम दोनों अप्रोच से कराए थे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने देखा कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन द सेंस दैट अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का ध्यान रखें तो क्वेश्चन को 5 मिनट में भी सोल्व किया जा सकता है, और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया तो क्वेश्चन 20 मिनट लग गया था सोल्व करने में, लेकिन हमने किया कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। तो यहां पे मतलब वेक्टर कैलकुलस का हमने यहां पे कंक्लूड करते हैं, वेक्टर कैलकुलस। लेकिन अगर इसमें आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। इसमें अभी वेक्टर कैलकुलस में हम यहीं तक रखेंगे चीजों को। और दूसरी बात, यहां पे जो वेक्टर कैलकुलस है उसको आप इतना मतलब डरिए मत वेक्टर कैलकुलस से, हमें मैथमेटिकली अप्रोच करना है, इनको मैथमेटिकली अप्रोच करना है और थोड़ा फिजिकली सिर्फ सोचना है, क्योंकि जो पूरा फिजिकली है थोड़ा ही हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस सोचना है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली वेक्टर कैलकुलस का बहुत ही डिटेल एनालिसिस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, क्योंकि वहां पे जो थ्योरीज होती है उनको फिजिकल वेक्टर के साथ फिजिकली रिलेट करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिंपल प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो ये वेक्टर कैलकुलस को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे डेट इज प्रोबेबिलिटी, आइदर प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ऑर्डर में वेरी, डेट इज नॉट गारंटीड एट दिस टाइम, ओके। तो और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारा जी ड्राइव, पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप हमारा प्राइम मेंबरशिप भी परचेज कर सकते हैं। और अब हमारा जेई, अगर कोई स्टूडेंट जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो वो भी उसके रिलेटेड भी कोर्सेज अवेलेबल है। यू के फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट geniceducation.com। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं वेक्टर कैलकुलस। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखोगे जो 80 to 85% क्वेश्चन है वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ओके। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका हम एक प्रॉब्लम ही लेंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम मैक्सिमम उससे सब कवर हो जाएगा। लेकिन और थोड़े जो नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, हम उनको सोल्व करने की ट्राई करेंगे और समझने की, लॉजिकली समझने की ट्राई करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहिए, खेलते भी रहिए, और साथ में इक्वली इंपॉर्टेंस किसको देना है, पढ़ाई को भी इक्वली इंपॉर्टेंस आपको देना है। तो ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।